3-4 दिन पहले भी उन लोगों ने इसी तरह हमला किया था और उसकी तहरीर बाकायदा पुलिस को दी गई। पुलिस ने उस तहरीर पर काम नहीं किया, पुलिस ने उस तहरीर को रद्दी के डब्बे में डाल दिया और फिर जो गुंडे टाइप के वो लोग थे, बदमाश थे, कातिल जो हैं, वो खुला घूमते रहे। यानी कहीं ना कहीं पुलिस ने बड़ी लापरवाही की है और इस तरह की लापरवाही जब पुलिस करती है तो ये संदेह होता है कि पुलिस और बदमाशों का गठजोड़ है। इस घटना में भी मुझे ये लगता है कि कानपुर की तरह गाजियाबाद में भी गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों के गठजोड़ का ये नतीजा है कि एक पत्रकार को सरेराह कत्ल कर दिया जाता है उस वक्त जब वो अपनी बेटियों के साथ स्कूटी पर घर जा रहा था। इससे बड़ी शर्म की बात पुलिस प्रशासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए और क्या हो सकती है। सीसीटीवी फुटेज विक्रम जोशी के हत्या की नहीं होती तो पुलिस उसे कहाँ घुमाती और कहाँ उसके तार जोड़ देती, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जांच में अभी पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं विपक्ष का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान हुई है कि विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई है। जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पुलिस अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है, सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं और पुलिस और प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जब अफसरशाही अपनी चलाने लगे तो इस तरह की तस्वीर हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। और उसी का नतीजा है कि गाजियाबाद में इस पत्रकार का कत्ल कर दिया गया और पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन जिस तरह से पुलिस पर सवाल खड़े विपक्ष कर रहा है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है चूँकि केवल गाजियाबाद और कानपुर की घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकारों पर खबर लिखने को लेकर के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, अन्य सूचनाओं में फंसा करके गलत एंगल से उनके तार जोड़ करके मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकार सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजियाबाद के मीडिया सेंटर के बाहर और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जिला अधिकारी ऑफिस है और पूरा जो यहाँ पर आज चहल पहल है वो आज शांत इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर दरअसल भले ही यहाँ पर फरियादी नहीं आ रहे हों लेकिन यहाँ पर पत्रकारों की आवाजाही लगातार रहती थी, लेकिन आज वो आवाजाही कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं दिख रही है। दरअसल हुआ ये है कि विक्रम जोशी जो एक पत्रकार थे, यहाँ के लोकल अखबार में काम करते थे, उनकी कल परसों हत्या कर दी गई थी। हत्या जिस तरह से गन शॉट के द्वारा की गई थी उसमें उन्हें उपचार के दौरान उनकी मौत होने की खबर आई और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है हिंडन तट पर। वहीं पर सभी पत्रकारों का जमावड़ा लगा हुआ है और जो गाजियाबाद के आला अधिकारी हैं उनका भी जमावड़ा लगा हुआ है। हम भी वहां पर पहुंचे थे लेकिन हमने वहां की परिस्थितियों को उचित नहीं समझा वहां पर बात करने के लिए, इसलिए हमने कोशिश की कि हम इस दर्द को किस तरह से, जो पत्रकारों का दर्द है उसको किस तरह से सबके सामने रख सकें और इसके लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुनना था हमें और ये हमारे सामने एक चुनौती भी थी क्योंकि इसके लिए किसी को बेबाक होकर बोलना भी था। हमने ऐसे ही एक शख्स को चुना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं करणवीर कश्यप जी और वो यहाँ पर लगभग 15 साल से पत्रकारिता के इस क्षेत्र में काफ़ी चुनौतियों को कबूल करते आए हैं और उन चुनौतियों को जवाब भी देते आए हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि जो विक्रम जोशी के साथ जो घटना घटी है उसको दरअसल वो कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। विक्रम जोशी के साथ एक पत्रकार की हत्या गोली मार करके कर दी जाती है, उसे सीधे तौर पर देखने का जो नज़रिया तेजेंद्र जी होना चाहिए, सीधे तौर पर पुलिस का 100% फेलियर और सरकार का फेलियर, केवल यही नज़रिया है इस खबर को देखने का। चूँकि जिस तरह से विक्रम जोशी के साथ ये घटना घटित हुई बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और कानून जैसे कोई पुलिस नाम की चीज़ नहीं रह गई हो। जब हमारी विक्रम जोशी की बहन से बात हुई, उन्होंने बताया कि 3-4 दिन पहले भी उन लोगों ने इसी तरह हमला किया था और उसकी तहरीर बाकायदा पुलिस को दी गई। पुलिस ने उस तहरीर पर काम नहीं किया, पुलिस ने उस तहरीर को रद्दी के डब्बे में डाल दिया और फिर
जो गुंडे टाइप के वो लोग थे, बदमाश थे, कातिल जो हैं वो खुला घूमते रहे। यानी कहीं ना कहीं पुलिस ने बड़ी लापरवाही की है। और इस तरह की लापरवाही जब पुलिस करती है तो ये संदेह होता है कि पुलिस और बदमाशों का गठजोड़ है। इस घटना में भी मुझे ये लगता है कि कानपुर की तरह गाज़ियाबाद में भी गाज़ियाबाद पुलिस और बदमाशों के गठजोड़ का ये नतीजा है कि एक पत्रकार को सरेराह कत्ल कर दिया जाता है उस वक्त जब वो अपनी बेटियों के साथ स्कूटी पर घर जा रहा था। इससे बड़ी शर्म की बात पुलिस प्रशासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए और क्या हो सकती है। करणवीर, जिस तरह की घटना हुई ये कोई पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं और अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो ये बात कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम ग्राफ है वो हम जो बात करते हैं वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। ऐसे में कहाँ वो जीरो टॉलरेंस क्राइम नज़र आता है आपको? और जब एक पत्रकार की हत्या हो जाती है उसकी रिपोर्टिंग करने को आप जाते हैं या आपने की भी है तो उस वक्त का माहौल दरअसल एक पत्रकार के नज़रिए से कैसा था? देखिए, जब कोई अपराध होता है और उस अपराध पर पत्रकार कवरेज के लिए जाता है तो पुलिस का जो रवैया है वो बेहद एक पत्रकारिता के पेशे में दुख देने वाला होता है। चूँकि वो लोग खबर को, बात को, सूचना को छिपाने की कोशिश करते हैं, उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। जब कोई बड़ी खबर होती है, बड़ा अपराध होता है तो पुलिस गुमराह करने की कोशिश करती है, पुलिस डाइवर्ट करने की कोशिश करती है सूचना को। चाहे कानपुर का मामला हो, चाहे गाज़ियाबाद में विक्रम जोशी की हत्या का मामला हो। विक्रम जोशी की हत्या जिस तरह हुई, जिस सोमवार की रात करीब 10:30 बजे जब विक्रम जोशी पर हमला किया गया तो 2 घंटे पहले विक्रम जोशी को ये महसूस हुआ कि वो अपने घर से निकला है और कुछ संदिग्ध लोग उसका पीछा कर रहे हैं, उसकी घेराबंदी कर रहे हैं। उसने इस चीज़ को भापा। चूँकि अपराध जगत की खबरें करते हुए पत्रकारों को इतना ज्ञान और इतनी जानकारी मिल जाती है, इतना आभास हो जाता है कि आखिर किस तरह का माहौल चल रहा है। तो विक्रम जोशी ने स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी कि कोई मेरा घेराबंदी कर रहा है, मुझे जान का खतरा है। और उन्हीं लोगों से जान का खतरा है जिन्होंने 4 दिन पहले हमला किया था। लेकिन पुलिस के लोगों ने, दरोगा ने क्या किया, अपनी तबीयत खराब होने का बहाना लेकर के उस बात को अनसुना कर दिया। और नतीजा ये रहा कि एक पत्रकार को कत्ल कर दिया गया, सरेराह कत्ल कर दिया गया, उसको गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन गाज़ियाबाद पुलिस अगर इस विक्रम जोशी के फ़ोन के बाद हरकत में आती, एक बार उन अपराधियों को फ़ोन करके कहती या उन्हें चौकी बुलाते या उसकी कॉल पर कार्रवाई करती तो निश्चित तौर पर आज विक्रम जोशी हमारे बीच में होता और सरकार को जवाब देना नहीं पड़ता, पुलिस के अधिकारियों को मुंह छिपाने की आवश्यकता नहीं होनी पड़ती। लेकिन जिस तरह की घटना हुई, अगर बाय चांस जिस तरह का सीसीटीवी जो फुटेज था वो सामने आया और वो बड़े पैमाने पर वायरल हुआ, कई विपक्षी दलों ने उसको टैग करते हुए जो सरकार है उस पर निशाना साधा है और यहाँ की जो सरकार की जो हकीकत है, जो यहाँ के प्रशासन की हकीकत है, उसको जग जाहिर कर दिया। क्या मानते हैं अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं सामने आता तो इस घटना को भी अधिकारी जो प्रशासन है वो घुमा सकता था? बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रशासन की ये मंशा थी और अभी भी जांच में क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात होगी। लेकिन पुलिस प्रशासन की ये मंशा निश्चित तौर पर बनी रहती कि उसको घटना को डाइवर्ट किया जाता। चूँकि अगर सीसीटीवी फुटेज विक्रम जोशी के हत्या की नहीं होती तो पुलिस उसे कहाँ घुमाती और कहाँ कहाँ उसके तार जोड़ देती ये कहना मुश्किल है। लेकिन जांच में अभी पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं विपक्ष का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान हुई है कि विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई है। जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पुलिस अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है, सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं और पुलिस और प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जब अफसरशाही अपनी चलाने लगे तो इस तरह की तस्वीर हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। और उसी का नतीजा है कि गाज़ियाबाद में इस पत्रकार का कत्ल कर दिया गया और पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार तो किया लेकिन
जिस तरह से पुलिस पर सवाल खड़े विपक्ष कर रहा है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है चूँकि केवल गाज़ियाबाद और कानपुर की घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकारों पर खबर लिखने को लेकर के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, अन्य सूचनाओं में फंसा करके गलत एंगल से उनके तार जोड़ करके मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकार सुरक्षित नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है, बसपा सुप्रीमो जो मायावती हैं उन्होंने ट्वीट किया है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्होंने संज्ञान लिया है। जितनी भी राजनीतिक पार्टी है सब ने इस घटना का संज्ञान लिया है क्योंकि हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा है, अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से बीजेपी सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो इस तरह की जो छोटी मोटी घटनाएं हैं उनको लेकर बीजेपी नेता दरअसल थाने का घेराव कर देते थे, पीड़ित के घर पहुंच जाते थे। आज इतनी बड़ी घटना हो जाती है लेकिन एक भी बीजेपी नेता या सांसद या विधायक पीड़ित के घर तक नहीं पहुंचता है, ना पीड़ित के परिवार से मिलता है। फिर आज सुबह के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पैकेज का घोषणा करते हैं जिसमें 10 लाख रुपए की जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद की बात करते हैं, एक नौकरी की बात करते हैं और शिक्षा को मुफ्त करने की बात करते हैं। तो क्या लगता है इस पैकेज के बाद कहीं ना कहीं जो स्थानीय बीजेपी नेता हैं वो कहीं परिवार का सामना कर सकेंगे? देखिए, शुरुआत यहाँ से करते हैं कि बीजेपी विरोध क्यों नहीं कर रही। बीजेपी सत्ता में है, जबकि आप बात कर रहे हैं जब अखिलेश यादव या मायावती मुख्यमंत्री होते थे और बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। वो उनके लिए एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान है, मैं उसमें कोई वो नहीं करूँगा और करना भी नहीं चाहिए। विपक्ष में बैठ करके सत्ता के खिलाफ बोलना चाहिए, बीजेपी ने उस समय वो काम किया। लेकिन आज जो और लोग हैं जो विपक्ष में हैं वो लोग संज्ञान तो ले रहे हैं लेकिन जिस शिद्दत के साथ में और जिस मजबूती के साथ में मुद्दे को उठाना चाहिए कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी है। उसके पीछे कई वजह हैं और वो वजह ये है कि अखिलेश यादव भी, कांग्रेस भी, बसपा भी और कई राजनीतिक संगठन इस बात को खुलकर के कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो राज कर रही हैं, जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उनका सहारा लेती हैं। ईडी हुई, सीबीआई हुई, तमाम जो एजेंसीज हैं इनका सहारा लेती है। शायद इसलिए जो ये राजनीतिक दल हैं विपक्ष में हैं ये ठीक तरह से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं डरते होंगे। आज मुख्यमंत्री ने जब विपक्ष ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया, घेराबंदी की, तो मुख्यमंत्री ने घोषणा ये की जो पत्रकारों की मांग थी कि उनको आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, उनके परिवार में या उनकी पत्नी को नौकरी मिले ताकि आजीविका अच्छी चलाई जा सके। चूँकि पत्रकारों की बैकग्राउंड या पत्रकारों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, वो सूचनाओं के आदान प्रदान में केवल अपने घर को चलाने के लायक ही कमा पाते हैं। ऐसी जब मांग जब मुख्यमंत्री ने उसकी पूर्ति की तो हम मुख्यमंत्री का इसके लिए धन्यवाद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपए बच्चों की शिक्षा की बंदोबस्त करने और उनकी पत्नी को शिक्षा के आधार पर उसके लेवल की नौकरी देने की बात की है। ये जिम्मेदारी बनती है उनकी और किया है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये तो चलो ये हमने बात मान ली कि जब पत्रकार की मौत हो जाती है तो इस तरह के जो दावे हैं वो सरकार दरअसल कर देती हैं और इस तरह की जो पैकेज है, आर्थिक पैकेज, आर्थिक सहायता या ये मान लीजिए कि राहत पैकेज जो है उनको दे दिया जाता है। लेकिन जो पत्रकार दरअसल काम करते हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं तो एक सशक्त कानून क्यों ना सरकार के द्वारा बनाया जाए या निर्गत कराया जाए और उन पत्रकारों की जो सुरक्षा है उसके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता? सरकार पहले क्यों नहीं करती है सब? देखिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कई बार शासन लेवल से कई बार आदेश भी जारी हुए हैं और कई बार मौखिक रूप से भी कहा गया है जिलाधिकारियों को और पुलिस अधीक्षकों को कि पत्रकारों के प्रति अगर कोई अपराध होता है, पत्रकारों पर कोई हमला होता है, उनसे बदसलूकी होती है तो उसे गंभीरता से लिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह के अधिकार या इस तरह की जो सूचनाएं मुख्यमंत्री द्वारा प्रेषित की जाती हैं या इस तरह की जो आदेश दिए जाते हैं वो मायने नहीं रखते हैं। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर
पिछले सालों की अगर बात की जाए, दर्जनों पत्रकारों पर हमले हुए हैं, कई पत्रकारों की जान गई है। खबर लिखने को लेकर के पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हुए। जिस प्रदेश के अंदर खबर लिखने को लेकर के मुकदमा दर्ज पुलिस करती हो और सत्ता का संरक्षण उसे मिलता हो, उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। इससे आप देख सकते हैं कि जब सत्ता के खिलाफ खबर लिखी जाती है और पत्रकारों पर मुकदमे लिख दिए जाते हैं उस खबर के एवज में, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वर्तमान में सत्ता में बैठी हुई पार्टी या नेता पत्रकारों और उनके पैसे के प्रति कितनी संवेदनहीन हो गई है। इससे बड़ा उदाहरण, यूपी से बड़ा उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता। कई पत्रकारों की जान गई हैं, कई पत्रकारों पर मुकदमे लिखे गए हैं। और विक्रम जोशी के मामले हैं, जब उन पर हमला हुआ 4-5 दिन पहले, उनके साथ बदसलूकी हुई, छेड़खानी हुई उनके परिवार की महिला के साथ में, तो ऐसा नहीं है कि पत्रकार ने केवल थाने में ही तहरीर दी, गाजियाबाद के एसएसपी को तहरीर दी। गाजियाबाद के एसएसपी से मिलने के लिए वो यहाँ आए, लेकिन एसएसपी ने उन्हें टरका दिया। एक पत्रकार को जब इस तरह टरका दिया जाता है या उनकी बात नहीं सुनी जाती बड़े लेवल पर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री की बात को अधिकारी कितना पानी देते हैं, मुख्यमंत्री की बात को अधिकारी कितना मानते हैं, पत्रकारों के प्रति पुलिस और प्रशासन कितना संवेदन है। ये पत्रकारों के प्रति गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि विक्रम जोशी पर हमला होने के बाद विक्रम जोशी ने लिखित में एसएसपी को दिया, थाने में फ़ोन किया, लेकिन उनकी नहीं सुनी जाती। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है पुलिस के लिए कि आखिर इस तरह की घटनाएं होती हैं और पुलिस कप्तान तक चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कनिंगे जी। पत्रकारों के प्रति संवेदनहीनता ही इस बात का बड़ा सबूत है। जिस तरह से विक्रम जोशी की हत्या हुई, इसमें साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रशासन कितनी बड़ी संवेदनहीनता विक्रम जोशी के मामले में बरत रहा था। और अगर प्रशासन इसे सहजता से उचित कार्रवाई कर इस प्रशासन इस मामले को देखता, तो शायद विक्रम जोशी की हत्या नहीं होती। आगे भी इस तरह की जो घटनाएं हैं पत्रकारों के साथ ना हो सकें, इस पर सरकार को एक बड़ी पहल करनी होगी और एक बड़ा संगठित नियोजित कानून बनाना होगा, जिससे पत्रकारों की जो सुरक्षा है वो सुनियोजित की जा सके। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।